हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। इसमें हम लोग अलग अलग तरह के जो किंग्स थे और उन्होंने किस प्रकार के किंगडम्स का निर्माण किया और शुरुआत में रिपब्लिक की शुरुआत जो है वो कैसे हुई, वो सब हम लोग जानने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार से रूलर्स बनने की शुरुआत हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल हमारे जो रूलर्स होते हैं, इनडायरेक्टली उन्हें रूलर्स कह सकते हैं, डायरेक्टली वो होते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर। उनको हम लोग चुनते हैं इलेक्शंस के द्वारा। लेकिन अगर हम हमारे पास्ट की बात करें, लगभग 3000 ईयर्स पहले की बात करें, तो वहां पे जो राजा चुने जाते थे वो कैसे चुने जाते थे? तो राजा को चुनने के लिए जो लोग होते थे वो अपने राजा को चुनते थे। राजा लोग जो होते थे उन्हें बहुत बड़े बड़े बलिदान भी करने पड़ते थे और उसी के साथ साथ में वो इसी तरह के बलिदान में एक प्रथा को चलाया करते थे जिसे अश्वमेधा यज्ञ कहा जाता था, जिसमें एक हॉर्स को सेक्रीफाइस करने का रिचुअल या परंपरा थी। जिसमें क्या होता था, राजा जो है अपने सिपाहियों के साथ में अपने घोड़े को खुला छोड़ देते थे और वो जो घोड़ा है अलग अलग जगह पे जाता था। और अगर वह घोड़ा किसी दूसरे राजा के इलाके में चला जाता है तो उस राजा को, जिस राजा ने घोड़ा भेजा है, उससे लड़ाई करनी होगी। अगर वो राजा अपनी हार मानने को तैयार है तो बिना लड़ाई के भी काम सुलझ सकता है। इस प्रकार से जो ताकतवर राजा हुआ करते थे वो अपने घोड़े को अश्वमेधा यज्ञ के रूप में भेजा करते थे। तो इस प्रकार से जब वो अपने घोड़ों को भेजते थे और लोग उनकी अधीनता को, उनके सामने हार को स्वीकार कर लेते थे, तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े गिफ्ट वो लोग दिया करते थे। और ये जो लोग अश्वमेध यज्ञ करवाते थे वो बहुत बड़ी बड़ी पूजा करते थे, उसमें कई प्रकार के सेक्रीफाइसेस होते थे और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट भी मिला करते थे। और इसी के साथ साथ में जो ट्रेंड प्रिस्ट जो ये पूजा करवाते थे उन्हें भी बहुत सारे इनाम और गिफ्ट मिला करते थे। राजा जो है, ये जो जितनी भी रिचुअल्स होती थी, जितनी भी पूजा और प्रार्थना होती थी, उसका सेंट्रल फिगर यानी उसका मुख्य आकर्षण का बिंदु हुआ करता था। उसके लिए एक स्पेशल सीट, सिंहासन, जो कि टाइगर स्किन पे भी हो सकता है, वो होता था। और उसके जो चेरियटर, उसका जो रथ चलाने वाला, उसका जो कंपेनियन जो कि बैटल फील्ड में उसके साथ में रहता है, वो उसकी बहादुरी की कथाएं सबको सुनाता है। और उसके रिलेटिव्स, उसकी वाइफ्स और सन्स जो है वो भी छोटी मोटी रिचुअल्स को यहाँ पे इस यज्ञ में पूरा करते हैं। बाकी के जो राजा है वो केवल देखने के लिए वहां पे बैठते हैं और वो देखते हैं कि किस प्रकार से इस सेक्रीफाइस को, इस यज्ञ को पूरा किया जाता है। और चारों तरफ पवित्र जल भी छिड़का जाता है और साधारण लोग जो विश्व वैश्य हैं वो भी राजा के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें शुद्राज कहा गया था, उनको प्रिस्ट के द्वारा इन रिचुअल से बाहर रखा गया। हमने बहुत सारी बुक्स ऐसी देखी हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में कंपोज हुई है और ऐसे एरियाज हैं जो गंगा और यमुना रिवर के द्वारा ड्रेन किए जाते थे। उनको बुक्स को बाद में वैदिक कहा गया क्योंकि वो ऋग्वेद के बाद में कंपोज किए गए। इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, हमारे वेद के अंदर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होता है। उसी प्रकार से बहुत सारे पृष्ठ थे जो अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स हैं वो इन बुक्स में लिखा करते थे और सोसाइटी में किस प्रकार से रूल्स होंगे वो भी वो लिखा करते थे। और इन्हीं में हम लोगों को वर्णों का विवरण मिलता है। उस समय सोसाइटी को 4 भागों में बांट दिया गया था। उसमें प्रेस्ट होते थे, वॉरियर्स होते थे, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबर्स, फिशिंग फोक, फॉरेस्ट पीपल, ये सारे लोग हुआ था। कुछ प्रिस्ट और वॉरियर्स जो थे बहुत पैसे वाले थे और कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी पैसे वाले थे। इसी के साथ साथ में कुछ हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबर्स, फिशिंग फोक, हंटर्स और गेटर्स, वो बेचारे गरीब थे। उस समय प्रिस्ट ने इन सब लोगों को 4 ग्रुप में बांट दिया। उसे वर्ण कहा जाता था और हर एक वर्ण का अलग अलग काम होता था। पहला जो वर्ण था वो था ब्राह्मण का। ब्राह्मण को ये कहा जाता था कि वो स्टडी करेगा और पढ़ाएगा,
वेदों और उसी के साथ साथ में सेक्रीफाइस है, वो जो धार्मिक पूजा क्रिया में होते हैं उन्हें वो करेगा और उसे गिफ्ट मिलेंगे। दूसरे नंबर पे आता था क्षत्रिय। उनका काम था बहादुरी का, युद्ध में बहादुरी से वो लड़ेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। तीसरा है विष और वैश्य, जैसे कि फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए। ये दोनों क्षत्रिय और वैश्य जो हैं वो सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म कर सकते थे। उसके बाद में शूद्र, जो कि इन तीनों ग्रुप के अलावा बच गया है, उसे किसी प्रकार का रिचुअल परफॉर्म करने का अधिकार नहीं था। उसमें वुमेन जो है उन्हें भी शामिल किया जाता था और उन्हें वेदों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। पृष्ठ जो है उसने ये डिसाइड किया कि बाद में ये जो चारों ग्रुप है ये जन्म से होने लगे। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, और बाद में उन्होंने शूद्र लोगों को अनटचेबल डिसाइड कर दिया। और उसके बाद में इनमें कुछ क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स, गेदर्स थे और कुछ अन्य लोग थे जो बरियल्स और क्रीमेशन का काम भी किया करते थे। और लोग सोचते थे कि इनके कांटेक्ट में आने के बाद में हम पोल्यूट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस सिस्टम का विरोध किया। कुछ राजा ये सोचते थे कि वो इस से सुपीरियर हैं, और कुछ ये सोचते थे कि जन्म से ही ये वर्ण डिसाइड किए गए हैं, ये सही है। तो इस तरह से समाज में उस समय हम लोगों को भेदभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पूरे अधिकार है और कुछ लोग जो हैं उन्हें अधिकार नहीं है और उन्हें अनटचेबल भी बना दिया गया है। तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे एरियाज थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट का, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत अधिक शार्प नहीं थे और वहां पे पृष्ठ के जो इन्फ्लुएंस था वो काफी कम था। लेकिन अन्य इलाकों में ये बहुत हमें देखने को मिलता है। जनापदास की हम लोग बात करते हैं। राजा जो कि बड़े बड़े सेक्रीफाइस किया करते थे, वो अपने आप को जनपद का राजा बताने लगे। जनपदा का वास्तविक मतलब है वो लैंड जहां पे राजा अपने पैर रखते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं। कुछ इंपोर्टेंट जनपदा जो हैं वो हमारे मैप में दिखाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने बहुत सारे सेटलमेंट्स जो हैं जनपदाज के उन्हें खोज निकाला है, जैसे कि पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर मेरठ के पास में, अतरंजी खेरा और इटा के पास में जो कि लगभग उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे देखा कि लोग हट्स में रहते थे, उनके पास कैटल हुआ करते थे, एनिमल्स भी हुआ करते थे और कई तरह की क्रॉप्स वो ग्रो किया करते थे, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगरकेन, सीसेम और मस्टर्ड। वो लोग साथ ही साथ में अर्दन पोर्ट्स बनाया करते थे जो कि कलरफुल हुआ करते थे, जैसे कि ग्रे हो सकते थे, रेड हो सकते थे, और उसी के साथ में स्पेशल टाइप की पोट्री जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें पेंटेड ग्रे वेयर्स जो है वो हमें देखने को मिले। और जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं नाम से, ये ग्रे पोर्ट्स जो है वो पेंटेड डिजाइन्स भी हुआ करते थे, जिनमें सिंपली लाइंस और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हुआ करते थे। अब आगे बढ़ते हैं महाजनपदाज की तरफ। जिस तरह से जनपद हुआ करते थे वैसे ही महाजनपदाज हुआ करते थे। अब लगभग 2500 ईयर्स पहले की बात है। कुछ राजाओं ने अपने आप को या अपने इलाके को महाजनपदाज घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जनपद जो थे उनसे भी और अधिक पावरफुल हुआ करते थे। उनकी एक कैपिटल सिटी भी हुआ करती थी। उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स या किले भी बना लिए, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें जो कि लकड़ी, ईंटों की या स्टोन से हो सकती थी। इसका मतलब जनपद जो है अब महाजनपद में परिवर्तित हो गए। चारों तरफ फोर्ट्स बना लिए गए ताकि वो दुश्मनों से अपने आप की रक्षा कर सके, और रूलर्स जो हैं वो अपनी रिचनेस और अपनी पावर को भी दिखाना चाहते थे। और इसी के साथ साथ में जितने भी लोग फोर्ट्स में रहते थे उनको वो आसानी से कंट्रोल भी कर सकते थे। इस तरह के बड़े बड़े जो महल है वो बहुत ही प्लानिंग के साथ में बनते थे। उनमें लाखों ईंटें, स्टोन है वो लगते थे और उसमें बहुत अधिक लेबर जो है वो भी लगता था और इनमें बहुत अधिक समय भी लगता था। अब राजा लोग अपनी आर्मी को मेंटेन करने लगे। सोल्जर्स को वो रेगुलर सैलरीज पे आउट करने लगे। कुछ जो वो सैलरीज जो थे वो कॉइन्स के रूप में भी उनको दिया करते थे। महाजनापदास के जो रूलर्स थे उन्होंने मुख्य काम जो दो किए वो था बड़े बड़े फोर्ट्स का निर्माण करना और बड़ी बड़ी आर्मी रख, और इसके लिए उन्हें बहुत सारी रिसोर्सेस की जरूरत थी, धन की जरूरत थी।
अब ये धन कहाँ से आएगा? धन को कलेक्ट करने के लिए उनके पास ऑफिशियल्स हुआ करते थे, और ऑफिशियल्स जो थे वो धन के लिए आम जनता पे डिपेंडेंट थे। तो राजा और जनपदार्थ जो थे वो उन्होंने धीरे धीरे लोगों से टैक्सेस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। टैक्सेस किस प्रकार से वो लिया करते थे? जो भी किसान खेती करते थे उसका 1/6 जो पार्ट है प्रोडक्शन का, वो उसे भाग और शेयर के रूप में राजा को दिया करते थे। उसी के साथ साथ में क्राफ्ट पर्सन है, वो लेबर के रूप में टैक्स दिया करते थे। वो एक महीने में 1 या 2 दिन राजा के लिए काम किया करते थे। उसी प्रकार से हर्डर्स हैं, वो क्या करते थे? एनिमल प्रोड्यूस के रूप में कुछ टैक्स दिया करते थे। उसी प्रकार से जितने भी लोग व्यापारी हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से टैक्स देते थे। और हंटर्स और गेदर्स जो हैं वो भी फॉरेस्ट से जो कुछ भी लाते थे वो राजा को दिया करते थे। तो धीरे धीरे राजा धन की प्राप्त करने के लिए लोगों पे टैक्स लगाने लगा, ताकि वो अपने बड़े सारे फोर्ट को और बड़ी आर्मी को मेंटेन कर पाए। धीरे धीरे एग्रीकल्चर में भी कुछ बदलाव आने लगे। इस समय लोग आयरन का जो प्लोसेयर है उसे काम में लेने लगे, जो कि काफी भारी था, जिससे क्लेई सोइल जो है उसको भी आसानी से जोता जा सकता है, जिसे कि लकड़ी के हल के द्वारा, प्लोशेयर के द्वारा नहीं जोता जा सकता। और अधिक अनाज जो है वो भी प्रोड्यूस किया जा सकता था, क्योंकि वो अब पैडी को ट्रांसप्लांट भी कर सकते थे। पहले वो लोग किस प्रकार से खेती किया करते थे? वो बीजों को बिखेर दिया करते थे और अनाज सही ढंग से नहीं लग पाता था। अब वो क्या करते हैं? पहले सैपलिंग्स है उन्हें तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में उसी सैपलिंग को खेत के अलग अलग हिस्सों में लगा देते हैं, ताकि अधिक अनाज वो प्राप्त कर सके और किसी प्रकार का कोई नुकसान भी ना हो। और इस तरह का काम जो है वो स्लेव मैन, वुमेन, लेबरर्स थे जिनके पास कोई काम नहीं था, वो सारे किया करते थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध के बारे। मगध जो था उस समय का सबसे इंपोर्टेंट महाजनपद, और यहाँ पे गंगा और सन नदी जो है वो बहती थी, और ये इनके लिए इम्पोर्टेंट थी ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, जमीन को फर्टाइल बनाने के लिए। मगध के बहुत सारे इलाकों में फॉरेस्ट थे। इन इलाकों में एलिफेंट्स रहा करते थे, जिन्हें पकड़ के आर्मी में काम में लिया जाता था ट्रेनिंग देने के बाद में। और इसी के साथ साथ में फॉरेस्ट से बहुत सारी वुड हाउसेस को बनाने के लिए, कार्ट्स को बनाने के लिए, चैरिट्स को बनाने के लिए काम में ली जाती थी। और उसी के साथ साथ में आयरन और माइंस यहाँ पे देखने को मिलती है, जिनसे स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स भी बनाए गए। मगध में बहुत अधिक पावरफुल रूलर्स जो उस समय 2 हुए थे, वो थे बिंबिसार और अजातशत्रु, जो किसी भी प्रकार से दूसरे जनपद को हर हालत में जीतना चाहते थे। महापद्मानंदा जो थे वो भी उस समय के एक इम्पोर्टेंट रूलर हुए। उन्होंने अपने एरिया को नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो सब कॉन्टिनेंट का है वहां तक फैला दिया। राजगिरा जो आज का राजगीर है बिहार में, वो कई सालों तक मगध की कैपिटल रहा है। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं मगध कहाँ पे है। और उसी के साथ साथ में ये कैपिटल बाद में पाटलिपुत्र जो कि आज के पटना में है वहां शिफ्ट कर दिए गए। लगभग 2300 ईयर्स एगो की बात है, एक रूलर जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जो कि मैसिडोनिया यूरोप में रहा करता था, उसकी इच्छा थी पूरी दुनिया को जीतने की। हालांकि वो पूरी दुनिया को नहीं जीत पाया, लेकिन उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया और काफी अन्य इलाकों को जीत लिया। वह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था और ब्यास नदी के बैंक तक वो पहुंच गया था, लेकिन इससे आगे बढ़ने से उसके सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने इंडियन रूलर्स और उनकी आर्मीज और उनके चैरियट्स, एलिफेंट्स आदि के बारे में सुना हुआ था। इसलिए वो लोग बहुत भयभीत थे, इसलिए उन्होंने यहाँ लड़ने से मना कर दिया। वज्जी महाजनपद के बारे में, जिस तरह से मगध एक बहुत पावरफुल किंगडम बना, उसी प्रकार से वज्जी जिसकी कैपिटल वैशाली बिहार में थी, वो अलग प्रकार की गवर्नमेंट जिसे गना या संगा कहा जाता था, उसमें एक महाजनपद था। इसमें गना या संगा जो था वो एक नहीं था, उसमें कई रूलर्स थे और कई बार हजारों की संख्या में यहाँ लोग रूल किया करते थे, जो एक दूसरे को राजा कहते थे। राजा जो है कई प्रकार के रिचुअल्स को निभाया करते थे। असेंबली में वो लोग मिला करते थे और डिसाइड करते थे कि हमें आगे जाके क्या करना है। वज्जी को कई जगह आप वज्जी भी लिखा हुआ पाएंगे। अगर किसी भी एनिमी ने उन पे अटैक कर दिया है तो वो मीटिंग करेंगे कि अभी हमें क्या करना है।
और बहुत सारे वुमेन दासाज और कमकाराज जो थे वो इस तरह की असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे। बुद्धा और महावीरा जो कि बहुत बड़े रिलीजियस लीडर्स हुए हैं वो इन्हीं संघा और गणा से संबंध रखते हैं। बुद्ध धर्म की जो बुक्स हैं उनमें कई प्रकार के ये संघाज और गणाज हैं, उनके आपको डिस्क्रिप्शंस मिल सकते हैं। एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट बुक है जिसका नाम है दिग्गा निकाया, जिसमें बुद्ध जो है उनकी स्पीचेज मिलती है, उसमें बहुत कुछ इनके बारे में लिखा गया है। लगभग 2300 ईयर्स पहले अजात शत्रु एंड द वजीज, अजात शत्रु जो है वो वज्जी पे अटैक करना चाहता था। उसने अपने मिनिस्टर वसाकरा को भेजा बुद्धा के पास में ताकि वो इस मामले में अपनी सलाह ले सके। बुद्धा ने पूछा वज्जी तब तक प्रॉस्पर करेगा जब तक उनके लोग रेगुलर असेंबलीज में मिलते हैं, वो एक साथ में मिलते जुलते हैं, एक साथ में काम करते हैं और उनका रूल है वो इस्टेब्लिश होता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, अपने बड़े लोगों की बातों को मानते हैं, उनकी सलाह पे गौर करते हैं और वज्जी की महिलाओं को फोर्सफुली कैप्चर नहीं किया जाता है। और चैत्या जो कि लोकल श्राइन या मंदिर होते हैं वो गांवों में और शहरों में दोनों जगह मेंटेन किए जाते हैं। और बुद्धिमान जो संत हैं जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं उनको रेस्पेक्ट किया जाता है और उनको सम्मान से हर पूरे कंट्री के अंदर, पूरे एरिया के अंदर आने और जाने की छूट है। अगर वज्जी के लोग इस प्रकार के कार्य को करते हैं तो वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अगर वो इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं तो आप आसानी से उन पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि वो टुकड़ों में बटे हुए हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ में इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।